नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 जो कि है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। इससे पहले के 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और आज इस चैप्टर 3 में पहला टॉपिक है अपना विभिन्न प्रकार के भोजन। अभी विभिन्न प्रकार के भोजन यानी कि इस चैप्टर का नाम आप देखेंगे तो भोजन संग्रह से उत्पादन तक, यानी ये किस काल की बात कर रहा है? नवपाषाण काल की बात कर रहा है। नवपाषाण काल, क्योंकि मनुष्य ने उत्पादन कब शुरू किया है? नवपाषाण काल के अंतर्गत। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के भोजन की बात की जा रही है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो इसमें हम छोटा सा एक लिख लेते हैं कि भाई ठीक है, जैसी जलवायु होती थी वैसा भोजन होता था, यानी कि जलवायु के अनुसार भोजन होता था। यानी कि जहाँ चावल उत्पादित हो रहा है वहाँ चावल खा रहे हैं, जहाँ पे मछली है मछली खा रहे हैं, गेहूं है गेहूं खा रहे हैं। इस प्रकार का जलवायु के आधार पर ये सब विभाजन था। तो ऐसा कोई विशेष यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है। अब दूसरी बात, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? ये काफी महत्वपूर्ण है और इस समझने के लिए दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। इसको हम देखते हैं कि भाई खेती और पशुपालन की शुरुआत हुआ क्या कि जब जलवायु परिवर्तन हुआ आज से 12,000 वर्ष पूर्व, तब मनुष्य ने अपने सामने बहुत सारी नई घटनाओं को घटते हुए देखा। बहुत सारी नई वनस्पति से उसका संपर्क हुआ, बहुत सारे नए पौधों को उसने देखा, जानवरों को देखा और उनसे सीखा कि भाई कौन सी वनस्पति हमारे खाने योग्य है, कौन सा पशु पालन के योग्य है। तो ये जो अनुभवजन्य था, ये सारी चीजें खेती हो चाहे पशुपालन हो, जैसे जैसे उन्होंने अनुभव किया वैसे वैसे सीखते रहे। तो आइए लिखते हैं इसके अंदर हम, जैसे हम लिखें कि भाई शॉर्ट में लिखते हैं कि बीजों का पक कर गिरना व अंकुरित होना मानव को कृषि हेतु प्रेरित किया। यानी कि बीज जब पक जाते थे और गिरते थे, तो जमीन में जैसे ही गिरते फिर से एक नया अंकुरण तैयार होता। तो उन्होंने देखा कि इन बीजों को इकट्ठा करके यदि हम खुद से बोएं तो इससे हम और अधिक संख्या में दाने प्राप्त कर सकते हैं। और दाने किसके लिए उपयोग में आते थे? उनके खाने के। तो बीजों का पककर गिरना और अंकुरित होना मानव कृषि हेतु प्रेरित किया और कृषि से ही उसे चारा आदि प्राप्त हुआ। और उस चारे से उन्होंने पशुओं को आकर्षित किया और वो पशु जब आकर्षित हुए उनके आवास के आसपास आने लगे, तब उन्होंने पशुपालन भी शुरू कर दिया। यानी कि इससे अगली प्रक्रिया क्या रही? पशुपालन। इससे किसकी शुरुआत हुई? पशुपालन की भी। पशुपालन की भी शुरुआत हुई। तीसरा टॉपिक हमारे सामने है कि बसने की प्रक्रिया। अब ये बसने की प्रक्रिया कैसे, क्या, कब, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि जब आप सोच के देखिए कि कोई मानव यदि सिर्फ शिकार पर निर्भर है, तब तो वो इधर से उधर घूमता रहेगा, घुमंतु प्राणी होगा। लेकिन यदि कृषि कार्य करना है तो खेती को पकने में भी समय लगता है। जैसे 3 महीने 4 महीने इस प्रकार का समय किसी भी फसल को पकने में लग जाता है। तो उस दौर में उस फसल का ध्यान रखना भी आवश्यक है। तो ध्यान रखना कैसे संभव होगा? जब वो एक जगह पर रहेगा। तो कृषि की प्रक्रिया और पशुपालन ने मानव को एक जगह पर बसने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें हम लिखते हैं कि पौधे उगाने व पशुपालन ने मानव को एक स्थान पर रहने हेतु प्रेरित किया।
यानी कि मानव की बसने की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत कृषि और पशुपालन से हुई। और यह प्रक्रिया कितने वर्ष पुरानी है? तो अभी हमने बात की थी जलवायु परिवर्तन कब हुआ? 12,000 वर्ष पूर्व। यानी कि नवपाषाण काल के आरंभ में ये सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं, एक नवीन जीवन शैली। ये सारे टॉपिक जो है आपस में इंटरलिंक है और लगभग सामान्यतः सेम बातें ही कर रहे हैं, तो हम शॉर्ट में इनको खत्म करेंगे। छोटा सा चैप्टर है और कुछ एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उन पे हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। तो एक नवीन जीवन शैली, अब नवीन जीवन शैली क्या थी कि कृषि कृषि कार्य जैसे फसल उगाना, उसकी सुरक्षा, कटाई व संग्रहण मानव के लिए नए कार्य थे, ठीक है। अब नवीन जीवन शैली यानी कि कृषि कार्य करता था, फसल वगैरह उगाता था, ये बिल्कुल नया था उसके लिए। आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया था। और इससे क्या हुआ कि वो एक ही जगह, एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगा, यानी कि स्थायी आवास, स्थायी आवास बने। अब अनाज के संग्रहण की हमने बात की, ये संग्रहण किस प्रकार से करेगा? संग्रहण करने के लिए शुरू-शुरू में उसने क्या किया कि जमीन के अंदर गड्ढे बनाए और उसमें अनाज का संग्रहण कर दिया। लेकिन वहाँ पे भी खतरा था। अगर बारिश हो गई या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, उसके अंदर फसल के नष्ट होने का खतरा था। तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की शुरुआत की। तो नवपाषाण काल के आरंभ से ही मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा उसने कुछ टोकरियों का भी निर्माण किया होगा। तो संग्रहण के लिए उसने क्या-क्या किया, ये लिख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन, टोकरियाँ और तीसरी बात हम लिख लेते हैं, गड्ढे खोदकर। अगला टॉपिक हमारे सामने है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बस इतना ही है कि जानवर की इंपॉर्टेंस नवपाषाण कालिक मानव के लिए क्या थी। यानी कि मानव ने पशुपालन की शुरुआत क्यों की? अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो जानवर से उसे क्या क्या चीजें प्राप्त होती थी? तो मांस और दूध की प्राप्ति, ये दोनों ही मानव जीवन के जो मानव के भोजन की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति किससे होती थी? जानवर से। अगला टॉपिक जो कि इंपॉर्टेंट है और वो है, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है अपने ये टेबल जो मैं लेके आया हूँ, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि पता कैसे लगाया गया कि आरंभिक कृषक और पशुपालक किस प्रकार रहते थे या फिर कैसे थे भी या नहीं थे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो देखिए, वैज्ञानिक और पुरातत्वविदों ने इस बारे में बहुत सारे शोध किए, खुदाई की, उत्खनन किया, तो वहां से उन्हें कई प्रकार के कंकाल प्राप्त हुए। उन कंकालों को जब उन्होंने कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर देखा, तो इसका काल निर्धारण किया गया। साथ ही जब खुदाई की गई तो वहां से कुछ दाने प्राप्त हुए, अनाज के दाने। अब आप कहोगे कि अनाज के दाने कैसे प्राप्त हो गए? अनाज तो हमारे घरों में रखते हैं, तब तो 4-5 साल के अंदर अंदर ही खराब हो जाता है, वो तो एकदम मिट्टी बन जाता है। तो कैसे इतना समय, यानी 10-12 हजार साल पुराने दाने कैसे प्राप्त हो गए? तो देखिए, जब दाना अपने मूल स्वरूप में होता है तो उसके नष्ट होने का खतरा होता है रासायनिक क्रिया के द्वारा। लेकिन यदि वही दाना जला हुआ होगा, भुना हुआ होगा, तो उसके नष्ट होने का खतरा लगभग, मतलब बहुत ही कम हो जाता है या फिर बहुत समय लगता है उसके नष्ट होने में। तो हमें जो भी दाने प्राप्त हुए, हमें यानी कि वैज्ञानिकों को, वो सारे किस प्रकार के दाने हैं? जले भुने दाने, है ना? तो आरंभिक कृषकों के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त हुई, इसके बारे में हम लिख लेते हैं सबसे पहले, कि वैज्ञानिकों को
वैज्ञानिकों को जानवरों की हड्डियां व जले हुए दाने प्राप्त हुए, जिसके आधार पर इस काल के बारे में जानकारी जुटाई गई। ठीक है, अब इस काल के बारे में क्या क्या जानकारी जुटाई गई तो वो देख लेते हैं हम इस टेबल के अंदर। अब दोस्तों इस टेबल के अंदर दो कॉलम बने हुए हैं, एक में लिखा हुआ है अनाज और हड्डियां, और दूसरा कॉलम है अपने पुरा स्थल का। पुरा स्थल की परिभाषा हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, क्या होता है कि वह स्थान जहां से प्राचीन वस्तुएं जैसे कोई बर्तन हो गया, इमारत हो गई, ऐसी चीजें जहां से प्राप्त होती है वो क्या कहलाता है, पुरा स्थल। तो अनाज और हड्डियां एक कॉलम है, पुरा स्थल दूसरा कॉलम, यानी कि अनाज और हड्डियां कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई उसके बारे में हम इस टेबल के जरिए जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट नाम है मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो आधुनिक पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी यदि आप प्रांत का पता करना चाहें तो वो कौन सा है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है, और मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित है ना। तो यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, वो है गेहूं, जौ और भेड़ बकरी और मवेशी के अवशेष। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य ये भी है कि यह जिस पुरा स्थल की हम बात कर रहे हैं वह कहाँ पे स्थित है। दूसरा दूसरा पुरा स्थल है अपना ओल्डी हवा। ओल्डी हवा कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, एक तो चावल, और एक मिला है जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। ओल्डी हवा से चावल के उत्पादन के बिल्कुल आरंभिक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, ओल्डी हवा और महागढ़ा दोनों जगह से, और दोनों ही जगह कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तीसरा और महत्वपूर्ण स्थल अपने सामने आता है गुफ कराल, जो कि कहाँ स्थित है, कश्मीर में। इसी के साथ एक और स्थल कश्मीर का है बुर्ज होम। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा मेहरगढ़ पाकिस्तान में, दूसरा कोल्डी हवा और महागढ़ा ये भी कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। गुफ कराल और बुर्ज होम कहाँ स्थित है, कश्मीर में। अब इन दोनों स्थलों से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, तो पहले गुफ कराल से गेहूं और दलहन मिला है, और बुर्ज होम से गेहूं दलहन के साथ साथ कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तत्पश्चात नेक्स्ट पूरा स्थल है अपना बिहार का चिरांद। और ये चिरांद से मुझे याद आया, पिछले जो चैप्टर नंबर 2 में एक क्वेश्चन था जो हमने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, उस क्वेश्चन का आंसर भी चिरांद ही है। और क्वेश्चन था वो कि पूरा पाषाण कालीन मानव जो कि खाद्य संग्राहक और आखेटक था, उससे संबंधित स्थल कौन सा नहीं है। तो उसके अंदर बाकी जो तीनों ऑप्शन थे ना, वो तो थे पूरा पाषाण कालीन स्थल, और चिरांद वहां पे नहीं था, क्योंकि चिरांद कैसा स्थल है, अभी हम किसमें पढ़ रहे हैं, नवपाषाण कालीन स्थल में। तो चिरांद कैसा स्थल है, नवपाषाण कालीन स्थल। यहाँ से क्या मिला है, गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष। अगले दो जो क्षेत्र है वो है हल्लूर और पय्यमपल्ली। दोनों ही कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश। और दोनों जगह से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, तो हल्लूर से ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी और सुअर के अवशेष, और पय्यमपल्ली से काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर, यानी लगभग लगभग सेम अवशेष ही यहाँ से प्राप्त हुए। इसके अलावा और बहुत सारे स्थल है जहां से इस प्रकार के नवपाषाण कालीन अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें से महत्वपूर्ण जो थे वो यहाँ पे लिख दिए गए। और ये महत्वपूर्ण अपने लिए भी हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से कई बार बहुत ही सीधे और साफ क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेबल से आ जाते हैं। तो इन स्थलों को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पूरा स्थल और वो कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये एक बहुत ही इजी और महत्वपूर्ण सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बन जाता है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा स्थायी जीवन की ओर। ठीक है, स्थायी जीवन की ओर यहाँ पे कुछ आपके सामने चित्र भी है, जैसे
ये पत्थरों के कुछ औजार हैं। इन औजारों को आप देखोगे तो जब हमने पूरा पाषाण कालीन औजारों को देखा था या फिर मध्य पाषाण कालीन औजारों को देखा था, तो उनसे ये काफी अलग दिखाई दे रहे हैं। ये सुघड़ दिखाई दे रहे हैं, इनकी धार अच्छी दिखाई दे रही है, छोटे हैं ये आकार में, और साथ ही इसको आप देखोगे तो पॉलिश्ड है, चमक रहे हैं, है ना? इसके साथ ही एक यहाँ पे आपको दिख रहा है बर्तन भी। इन पे भी हम बात करेंगे कि स्थायी जीवन के बारे में इन सब चीजों का क्या-क्या योगदान रहा। तो पुरातत्वविदों को क्या है कि सिर्फ हड्डियां और भाई दानों के साक्ष्य ही नहीं मिले, साथ ही इन्हें कई और चीजें भी प्राप्त हुई, जैसे कि किसी भी स्थल से उन्हें झोंपड़ी या फिर घरों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। यानी ऐसे अवशेष उन्हें प्राप्त हुए जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, यहाँ पे कभी न कभी कोई घर रहा होगा। तो सबसे पहली बात हम लिखते हैं कि पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों और घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए। घरों के अवशेष प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ? स्थायी निवास। घर तभी बनेगा जब कोई रहेगा उसमें, क्योंकि पहले का हमने देखा पूरा पाषाण कालीन मानव, मध्य पाषाण कालीन मानव क्या करता था? गुफाएं ढूंढता था, बढ़िया वहां बैठता था, फ्री टाइम में वहां पे चित्र बनाता और बढ़िया शिकार करता, खाता पीता, मौज करता। लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल आया, जलवायु परिवर्तन हुए, कृषि कार्य हुए, पशुपालन हुआ, उससे वो स्थायी जीवन की ओर बढ़ा। और इसी वजह से पुरातत्वविदों को क्या मिला है? झोंपड़ियों और घरों के अवशेष प्राप्त हुए। अब ये अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हम देखते हैं कि एक जगह है कश्मीर के अंदर, बुर्ज होम। जगह का क्या नाम है? बुर्ज होम। कहाँ पे स्थित है ये? कश्मीर में। यहाँ से जो घर मिले हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये घर कैसे थे? इन्हें हम कहते हैं गर्तावास। और गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे में बने हुए आवास। तो गड्ढे में ये घर क्यों बने होंगे, सोचिए। क्योंकि कश्मीर को आज भी हम देखें तो काफी ठंडा स्थान है, तो उस दौर में तो और भी ज्यादा ठंडा रहा होगा, क्योंकि प्लीसिटोसिन काल के जस्ट बाद की बात ही है, होरोसिन काल की। तो ठंड से बचने के लिए इन्होंने गड्ढे बनाकर और उन घरों में रहना शुरू किया। इन घरों के अंदर जैसे गड्ढे में रह रहे हैं, तो सीढ़ियां बना के बाहर आने का भी इंतजाम था। इन घरों के बाहर आग के अवशेष मिले हैं, घरों के अंदर भी आग के अवशेष मिले हैं। इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि बाहर भी अलाव तापते होंगे, अंदर भोजन पकाते होंगे। तो इस प्रकार की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बुर्ज होम। ये गर्तावास के लिए प्रसिद्ध है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गर्तावास के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बुर्ज होम से। और गर्तावास के महत्व क्या था? तो एक तो हो गया ठंड से सुरक्षा, ठंड से सुरक्षा, और इसके अंदर दूसरी चीज क्या मिली है हमें? अग्नि के अवशेष। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें मिली जो हमें स्थायी जीवन की ओर संकेत करती है? अब दूसरी चीज है पत्थर के औजार। पत्थर के औजार। पत्थर के साथ साथ ऐसी बात है कि हड्डियों के भी मिले हैं, लेकिन पत्थरों के ज्यादा मिले हैं, इसलिए हम सामान्यतः पत्थरों के ही लिखते हैं, है ना? तो पत्थरों के औजार भी मिले। अब ये जो औजार मिले, इनके अंदर विशेष क्या बात थी? ये किससे पूरा पाषाण काल से अलग थे? पूरा पाषाण काल से भिन्न। भिन्न किस प्रकार थे? तो अभी हमने देखा था ये कैसे हैं? धारदार और पॉलिश्ड। तीसरी बात, ओखली और मूसल के प्रमाण भी मिले। ओखली और मूसल आज भी उपयोग में आते हैं, और उस दौर में नवपाषाण कालीन मानव भी इन सब औजारों का इस्तेमाल कर रहा था।
ठीक है। अगला बिंदु इसके अंदर हम लिखेंगे क्या चीजें और प्राप्त हुई है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, और वो वस्तु है मृद भांड, यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन। मृद भांड भी प्राप्त हुए। अब मृद भांड का उपयोग क्या रहा होगा, तो दो उपयोग हमारे समक्ष स्पष्टता दिखाई देते हैं। पहला है अनाज संग्रह, और दूसरा उपयोग उसका दिखाई देता है कि खाना पकाने हेतु उपयोग। और इस दौर के अंदर खान पान की आदतों में भी बदलाव आया, और वो आदतें क्या थी कि चावल, गेहूं और दलहन भोजन के अंग बने। न सिर्फ अंग बने, ये महत्वपूर्ण अंग बने, है ना। तो मनुष्य ने जो स्थायी जीवन की तरफ आया, तो क्या क्या चीजें नई देखने को मिली उनके अंतर्गत, कि एक तो वो घर बना के रहने लगे, दूसरे विभिन्न प्रकार के औजार दिखाई दिए, औजारों को परिष्कृत किया गया, और चावल गेहूं और दलहन आदि जो थी फसलें, उनके दाने मनुष्य के भोजन के अंग के रूप में सामने आए। अब आगे का टॉपिक है कि एक अन्य रीति रिवाज। अब अन्य रीति रिवाज के अंदर आप क्या देखेंगे, मतलब उस दौर के अंदर से हम उस दौर की हमें किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो रीति रिवाजों का अनुमान कैसे लगाया जाए। तो रीति रिवाजों का अनुमान लगाने के लिए पुरातत्वविदों ने एक नया तरीका खोजा, वो था कि आधुनिक जो जनजातियां हैं उनका अध्ययन कर लिया जाए। तो जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी है, जंगलों में रह रहे हैं, उनकी आदतें और तत्कालीन नवपाषाण कालीन मानव की आदतों में कुछ तो समानताएं रही होगी। तो इस आधार पर रीति रिवाजों का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, जनजातियों का अध्ययन अध्ययन करके। अन्य रीति रिवाज कि पुरातत्वविद जो है आधुनिक जनजातियों के अध्ययन करके फिर बाद में अनुमान लगाते हैं। तो एक छोटी सी लाइन हम लिख लेते हैं कि आधुनिक जनजातियों के अध्ययन द्वारा रीति रिवाज का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। यानी कि आधुनिक जो मानव है, जो जनजातियां हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है, तो उसी के साथ साथ हम जनजातियों का अध्ययन भी कर पाते हैं कि भाई जनजातियां भी कुछ ऐसी ही रही होगी। तो जनजाति होती क्या है, सबसे पहले तो जनजाति क्या होती है कि एक, जैसे किसी भाई जंगल में, कस्बों के अंदर छोटे छोटे कुनबों के रूप में जनजातियां निवास करती है, और इनका जो होता है परिवारों का समूह होता है, और परिवारों का समूह क्या कहलाता है, कुनबा कहलाता है। ये लोग क्या करते थे, शिकार, भोजन संग्रह, कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, ये सब इनका पेशा है जनजातियों का। आज भी हम देखते हैं ना, ये लोग शिकार आदि पे ही निर्भर होते हैं, भोजन संग्रह करते हैं, फल फूल आदि इकट्ठा करते हैं, कृषि भी करते हैं, पशुओं को भी पालते हैं। तो ये नवपाषाण कालीन मानव से कुछ कुछ समानताएं आपको दिख रही होगी। दूसरा, जैसे हम एक अनुमान लगाते हैं ना कि महिलाओं और पुरुषों में कार्य विभाजन हुआ होगा, तो ये वाला विभाजन जो है वो हम जनजातियों में भी देखते हैं। जनजातियों में जो महिलाएं होती है, वो जनरली कृषि कार्य या फिर घर के अंदर के कार्य वो करती है, और जो ये पुरुष होता है, वो घर के बाहर के कार्य, चाहे पशुओं को चराना हो, चाहे शिकार करना हो, इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त रहता है। तो आइए जनजातियों के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं हम, कि जनजाति होती क्या है। तो छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, छोटी छोटी बस्तियों में समूह के रूप में निवास। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि ये करते क्या थे, यानी करते क्या हैं। तो इनका कार्य क्या होता है, शिकार करना, भोजन संग्रह, कृषि, पशुपालन, और मछली पकड़ना भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये रहते हैं अपने जनजातियों के
कार्य। महिलाएं जनरली क्या करती है यहाँ पे? कृषि कार्य। और पुरुष क्या करते हैं? पशुचारण व शिकार। यानी कार्य विभाजन होता है इसके अंदर। ये सब इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक नवपाषाणकालीन मानव के बारे में आइडिया लग सके। यहाँ पे क्या होता है? कोई एक नेता होता है, कोई एक नेता चुना जाता है। और एक बात कि इनके अपने देवी देवता होते हैं, इनके अपने आराध्य। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो जमीन, जंगल, जल, इन पर सार्वजनिक नियंत्रण, यानी जमीन, जंगल और जल पर क्या होता है इनका? सार्वजनिक नियंत्रण। सार्वजनिक नियंत्रण। ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन कभी अगर ऐसा कथन वाला क्वेश्चन आता है तो आप जनजाति की इन विशेषताओं को देख के एक अनुमान लगा सकते हैं कि नवपाषाणकालीन मानव किस प्रकार रहा होगा और कौन सा कथन इसमें से सही या गलत हो सकता है। अब हमारे सामने आखिरी बिंदुओं पे हम आते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण नाम से एक टॉपिक है जिसके अंदर मेहरगढ़ और दाऊजली हेडिंग की बात की गई है कि भाई मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। उस स्थल के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारियां यहाँ पे दी गई है, उन्हें हम पढ़ेंगे। और साथ ही यहाँ पे आप कॉर्नर में देख पा रहे हैं एक डायग्राम है, इस डायग्राम को समझेंगे क्या मायने हैं इसके। पहले जब पढ़ेंगे इसके अंदर, जब मेहरगढ़ के अंतर्गत पढ़ेंगे ना स्तरों के बारे में, तो फिर स्तरों को समझने के लिए इस डायग्राम का हम उपयोग करेंगे। तो सबसे पहली बात मेहरगढ़ के अंदर कि है कहाँ पे स्थित ये? तो बलूचिस्तान। अब तक तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है, कल का पता नहीं, है ना। बलूचिस्तान, बोलन दर्रा। अब ये कैसा एरिया है? तो पहाड़ी रीजन के बीच में ये एक मैदानी भाग है, मैदानी भाग। यहाँ से कौन कौन सी फसलों के प्रमाण मिलते हैं? तो जौ और गेहूं। बिल्कुल आरंभिक प्रमाण गेहूं और जौ के कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। यानी कृषि के ये प्राचीनतम साक्ष्य है। ये हमने पहले ही लिख लिया था तो दोबारा नहीं लिखेंगे। और यहाँ के नीचे के स्तर से, नीचे के स्तर से सुअर व हिरण के अवशेष तथा ऊपर के स्तर से मवेशियों व घरों के अवशेष प्राप्त हुए। अब एक और लाइन है, उसको देख के फिर हम स्तरों पे बात करेंगे ना। ये अंतिम लाइन हम लिख लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में, उसके बाद हम ये स्तर क्या होता है, स्तर क्या चीज है, उस पर बात करते हैं। ठीक है। अंतिम बात जो मेहरगढ़ के बारे में इंपॉर्टेंट है वो है कि यह मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास। इस चीज का पता कैसे चला है? तो इन्होंने जो शव ग्रह बनाए हैं, यानी कब्र है जो है इनकी, कब्र में सामान को भी साथ में दफनाया जाता था। सामान को साथ में दफनाया जाता। और सामानों में एक जगह से बकरी को भी कब्र में साथ में दफनाया गया। ठीक है। तो ये जो शव के साथ में बकरी को या फिर सामान को दफनाने की प्रथा है,
ये किस ओर इंगित करती है कि मानव का उस टाइम विश्वास रहा होगा कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी कोई जीवन होता होगा, उस जीवन में ये इंसान जो मरा है ये भूखा नहीं मर जाए कहीं पे, साथ में बकरी को भी भेज देते कि भाई ठीक है तू दूध या फिर मांस जो भी दे देना इसको। तो ये इनके मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास के बारे में इंगित करती है। तो सबसे पहले हमने बात की कि बलूचिस्तान में स्थित है मेहरगढ़, मैदानी भाग है। जौ और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो भी है मेहरगढ़। फिर इसके नीचे के स्तर से सुअर और हिरण के अवशेष और ऊपर के स्तर से मवेशियों व घरों के अवशेष प्राप्त हुए। इस लाइन को बेसिकली अपन को समझना है कि होता क्या है कि जब उत्खनन कार्य किया जाता है तो यहाँ से उत्खनन शुरू होगा। जैसे कोई टीला है तो यहाँ से उत्खनन कार्य शुरू होगा। तो सबसे पहली सतह जो सामने आएगी वो सतह कैसी होगी, नवीनतम। फिर बाद में जो सतह आएगी वो उससे पुरानी, इसके बाद जो सतह आएगी वो और पुरानी, और अंत में जो सतह आएगी वो सबसे पुरानी सतह होगी। अब ये सतहीकरण कैसे होता है, तो होता क्या है कि जब भाई सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक समतल मैदान था, इस मैदान के अंदर पशु आदि रहते थे। हम मेहरगढ़ की बात कर लेते हैं कि सुअर और हिरण आदि पशु यहाँ पे रहा करते होंगे, कोई जंगल या फिर मैदान हुआ होता होगा, ये रहते थे। ये बात होगी अपने पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल की। लेकिन समय के साथ इनकी भी भाई जलवायु परिवर्तन हुआ, इनकी कुछ भाई डेथ तो समय के साथ सबकी होती है, तो फिर ये मवेशियों की डेथ वगैरह होती थी तो इनकी हड्डियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो चौथे चरण से प्राप्त हो गए। फिर धीरे धीरे मिट्टी से यह स्थल मिट्टी से भरता गया और इसके ऊपर एक नए निर्माण शुरू हो गए। अब इस नए निर्माण के अंतर्गत फिर से हमें देखने को मिले नए घर और नए नए चीजें। यानी कि पशुपालन के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ऊपर के स्तरों से प्राप्त होते हैं, और नीचे के स्तर से क्या प्राप्त हो रहा है, सुअर और हिरण के अवशेष। ठीक है, यही होता है स्तरीकरण। फिर सूक्ष्म निरीक्षण की बात कही गई है दाऊजली हेडिंग नाम की जगह पर। ये दाऊजली हेडिंग कहाँ स्थित है, तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र घाटी में भी हम बात करें तो जो गारो खासी पहाड़ियां हैं वहां पे ये स्थित है, पूर्वी भारत के अंतर्गत। और पूर्वी भारत में भी यह जहां पे स्थित है वह जगह चाइना और म्यांमार को स्थलीय मार्ग से जोड़ती है, ऐसे जगह पर ये दाऊजली हेडिंग स्थित है। इसका क्या महत्व है, क्या 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 चीजें यहाँ से मिली है जो कि महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहली बात हम लिखते हैं कि खरल और मूसल जैसे पाषाण उपकरण प्राप्त। यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से दूसरे हथियार आदि नहीं मिले, खरल और मूसल मिले हैं। खरल और मूसल मिलने का अर्थ क्या है कि मनुष्य यहाँ का कैसा था, शाकाहारी। शाकाहारी कैसे कि भाई खरल और मूसल इसमें क्या चीजें, या तो कोई पत्ते या फिर कोई अनाज, इस प्रकार की चीजें इसके अंदर पीसी जाती होगी। एक और चीज जो यहाँ से मिली है वो है जेडाइट नाम का पत्थर। क्या नाम है इस पत्थर का, जेडाइट। जेडाइट पत्थर मिला। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से आयातित है, चीन से आयातित। यानी यह पत्थर भारत में नहीं पाया जाता, यह चीन से मिला है। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस काल में भी मानव का संपर्क अपने आसपास के क्षेत्रों से रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपने कुछ क्वेश्चंस और उसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं। पहला कथन है कि इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। क्या लिखा हुआ है, पूर्णतः बंद हो गया। क्या पूर्णतः बंद हो गया था, ऐसा संभव नहीं है। नए औजारों का निर्माण हुआ लेकिन पुराने औजारों का प्रयोग बंद थोड़ी हुआ। पत्थर से औजार पहले बन रहे थे, पत्थर से ही अभी बन रहे थे। तो यह कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अपना सही आंसर तो यहीं से प्राप्त हो चुका है, लेकिन आगे के कुछ कथन हम पढ़ते हैं कि इस काल के औजारों को की धार को अधिक पैना बनाने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये बिल्कुल सही बात है, पॉलिश्ड औजार इस काल के मिले हैं। इस युग में ओखली व मुसल का प्रयोग होने लगा। बिल्कुल, ओखली और मुसल के हमें अभी प्रमाण हमने देखे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, दाऊजली हेडिंग से। दाऊजली हेडिंग कहाँ पे है, तो पूर्वी भारत के अंदर स्थित है। फिर डी हम
देखें कथन, तो यहाँ पे है कि इस युग में मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग होने लगा। तो बिल्कुल होने लगा, क्यों? क्योंकि अनाज का संग्रह करते थे और भोजन को पकाने के उपयोग में इन बर्तनों को लिया जाता था। दूसरा क्वेश्चन है कि बुर्ज होमपुरा स्थल कहाँ स्थित है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।